तो अभी बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो जहां पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पर मेरे को लॉ को फॉलो करना पड़ता है जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने होते हैं उसको जरा देखते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे पास होते जस्ट दो हैं, जिनमें से पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है उसको जरा देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक लाइट जो आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, एक लाइट जो जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल होता है यानी परपेंडिकुलर, क्या है ये परपेंडिकुलर है टू द इंटरफेस। ये क्या है भाई इंटरफेस, इंटरफेस जो सेपरेट कर रहा है एक मीडियम को दूसरे मीडियम से। तो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करने वाली चीज को, इस लेयर को हम नाम देते हैं क्या, इंटरफेस। इस इंटरफेस पर ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गेटिंग। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल होता है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाए करते हैं। ये लॉ हमको बोलना चाहता है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है रिफ्रैक्शन का कि भाई इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके अलावा रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरे पास में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इस पॉइंट पर ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक सिंगल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट मेरे को बोलता है कि लाइट अगर ऐसे आ रही है ना तो वो लाइट इसी प्लेन में आगे बढ़ेगी। अगर लाइट ऐसे आ रही है तो वो इसी प्लेन में आगे बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि लाइट इधर से आ रही थी और फिर इधर कहीं चली जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं, लाइट अगर ऐसे आ रही है ना तो इसी प्लेन में आगे बढ़ेगी, लाइट ऐसे आ रही है तो इसी प्लेन में आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे आएगी और किसी दूसरे प्लेन में आगे चली जाए, ऐसे आकर के इस प्लेन में आगे चली जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है मेरे को, सेकंड लॉ बहुत सिंपल है, सेकंड लॉ बहुत सिंपल है, मतलब मैथमेटिकल लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, बहुत सिंपल है और क्या है, ये मैथमेटिकल लॉ है। जरा इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। ये लॉ क्या बोलता है सेकंड लॉ कि भाई जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक प्लेन में तो लाई करते हैं। वो बात तो बिल्कुल सही है जो मैं समझ चुका हूं, लेकिन अभी अगर मैं आपसे एक और बात करूं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उस एंगल को अपन नाम देते हैं क्या बेटा, आई। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्रैक्टेड, दूसरे मीडियम में जाने वाली लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो एंगल है, कौन कौन से एंगल है, एक एंगल आई और एक एंगल आर। ठीक है, अब इन दोनों एंगल का मैं क्या ले लेता हूं, साइन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, साइन ले लेता हूं और इनको कर देता हूं डिवाइड। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है जो आपने पढ़ा हुआ और हो सकता है इन नियर फ्यूचर आप पढ़ने वाले हो इसको। तो अभी आप समझेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम नाम देते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस कांस्टेंट वैल्यू का नाम क्या होता है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, इस वाले लॉ को क्या बोलता है ये लॉ बहुत अच्छे से। तो यहां पर मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि क्या होगा भाई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया से मेरा मतलब क्या होता है, एक मीडियम दूसरा मीडियम, दो मीडियम है ना तो पेयर बन गया, तो पेयर ऑफ मीडिया। तो क्या बोला मैंने कि किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मैं क्या बोलता हूं बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि फॉर अ पर्टिकुलर गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। हमेशा क्या होगा बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आर है,
अगर मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो इन दिस सिचुएशन आप देख सकते हो कि साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप नाम देते हो म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने कुछ समय पहले पढ़ा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू म्यू, और म्यू का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होता है बेटा यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, प्रॉपर हमने पूरी वीडियो पढ़ी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मेजर क्या होता है, वो सारी चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस की हुई है। ठीक है, चलिए, तो मेरे को सेकंड लॉ क्लियर हो गया है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास में रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं, एक होता है फर्स्ट लॉ, दूसरा होता है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ केवल बोलता था कि लाइट जिस प्लेन में आती है उसी प्लेन में रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। और दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ मेरे को यहां पर बोलता है बहुत सिंपल सी चीज, क्या कि भाई जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। एट दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो लॉ है ना, इसका एक और नाम होता है, इस लॉ का एक और नाम होता है, इससे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे भाई इसको, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस लॉ के नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे यहां पर कि जो सेकंड लॉ होता है उस लॉ का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये जो लॉ है उसकी कोई ड्रॉबैक है, उसका कोई लिमिटेशन है, तो उसके लिमिटेशन को जरा जांचने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि स्नेल्स लॉ जो होता है क्या उसकी कोई लिमिटेशन है, वो कहीं पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फेल हो जाता है, तो मैं बोलूंगा जी हाँ, स्नेल्स लॉ जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कौन सी सिचुएशन में फेल होता है वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब भी कभी लाइट किस तरीके से इंसिडेंट होती है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने, इन दिस फैशन, इस तरीके से लाइट आपके सामने आ रही है। कैसे आ रही है, वर्टिकली, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में। जब भी लाइट नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है, जब भी लाइट नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है तो वो बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। वो बिना किसी डेविएशन के, बिना अपने रास्ते से भटके हुए सीधे सीधे चलती चली जाती है। तो मैंने क्या बोला, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। दो अलग अलग मीडिया जो होते हैं, दो अलग अलग मीडियम है ना, उनको सेपरेट करने वाला जो इंटरफेस है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट आती है, मैंने क्या बोला, मीडियम 1 मीडियम 2, इन दोनों को सेपरेट करने वाली चीज क्या हो जाएगी, इंटरफेस। इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और इस नॉर्मल की दिशा में अगर कोई लाइट आती है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस नॉर्मल की दिशा में अगर कोई लाइट आती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे निकल जाती है। यहां पर स्नेल्स लॉ ओवे नहीं हो पाता है। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें, मैं कैसे ये चीज बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं, जरा बात को समझना। इस सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि आई की वैल्यू कितनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, क्योंकि नॉर्मल की ही डायरेक्शन में आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई की वैल्यू कितनी है, 0। समझ पा रहे हो ना। लाइक मैंने आपसे बोला कि ये रहा नॉर्मल और ये लाइट आ रही है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड आई, और लाइट अगर ऐसे जा रही है तो दिस एंगल इज कॉल्ड आर। ऐसे होगा, आई और आर का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है। चलिए अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि अगर ये जो लाइट है ना वो कुछ इस तरीके से आ रही है, मतलब इसी की डायरेक्शन में आ रही है ये, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 0। नॉर्मल के साथ में देयर इज नो एंगल। और अगर ये सीधे जा रही है तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई, 0, क्योंकि कोई एंगल नहीं बन रहा होगा। तो आई की वैल्यू 0 है, इट मीन्स यहाँ पर आर की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, इस सिचुएशन में जब परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइट आ रही है तो आई की वैल्यू 0 होने के साथ साथ आर की वैल्यू भी 0 हो रही है। अब इन दिस सिचुएशन मैंने आपको क्या बताया था, साइन आई अपॉन साइन आर निकालते हैं, तो साइन 0 अपॉन साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 अपॉन साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 अपॉन 0 क्या होता है भाई, नॉट डिफाइंड। आज तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, आज तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, यानी ये नॉट डिफाइंड वाली चीज हो गई। तो मैं क्या बोलता हूं भाई कि इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, जब लाइट परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में आती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही होती है, इस सिचुएशन में आई की वैल्यू भी 0 है, आर की वैल्यू भी 0 है, यानी कि साइन
आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या आती है 0/0 जो कि डिफाइंड नहीं है। यानी कि आप क्या बोलोगे भाई, इन दोनों का रेशियो क्या एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, इन दोनों का रेशियो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है। इस सिचुएशन में इनका रेशियो कोई कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा स्नेल्स लॉ यहां पर फेल हो चुका है।